हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पे तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है सारे वाले के, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे और आई होप तुम लोगों को मैथमेटिक्स के जो क्लास 9 के चैप्टर्स है उनमें अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। जितने चैप्टर हम अभी तक कवर कर चुके हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑलरेडी काफी सारे चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्लास 9 के मेजॉरिटी 3 चैप्टर जो है वो हमने खत्म कर दिए, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो एक बार देख लेना उन लेक्चर्स को। और आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 9 का बिल्कुल नया चैप्टर। पहला चैप्टर अपना चौथा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब तुम कहोगे ए भैया हम तो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, हमको इंग्लिश में काहे बता रहे हो? तो मैं तुम्हें बताता हूं, इसको हिंदी में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। ये है हमारा क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो भैया समीकरण के बारे में यहां पर बात होनी है, ठीक है। क्या होती है समीकरण? बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज तुम लोगों को समझाऊंगा ताकि तुम लोगों को कोई भी डाउट ना हो। वैसे तुमने क्लास 7th में समीकरण और क्लास 8th में एक चर वाले रैखिक समीकरण और उनका हल पढ़ रखा है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर हमको तो याद ही नहीं है, 8वीं कक्षा में क्या पढ़ाया था गुरुजी ने। तो कोनो बात नहीं है भैया, हम हैं यहां पर तुम लोगों को समझाने के लिए। तो बिल्कुल बेसिक से मैं सारी चीजें लेकर चलूंगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, फिर कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण बनते हैं, उसके बाद उन्हें हल कैसे किया जाता है, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया इस चैप्टर की कहानी क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिकैप की, तो इससे पहले हमने हमारा जो चैप्टर खत्म किया है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, है ना। इससे पहले जो अभी पिछली क्लास में चैप्टर खत्म हुआ था उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। बढ़िया चैप्टर था, छोटा प्यारा सा चैप्टर था, ठीक है। तो ये भी आपका खत्म हो चुका है, 2 लेक्चर का चैप्टर है, इसे भी कंप्लीट कर लेना। और ये वाला जो चैप्टर शुरू होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, ये चैप्टर भी तुम्हारा 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। अगर मैं सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो केवल ये 2 चीजें तुम्हारे सिलेबस में है, दो चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, ठीक है। लेकिन पहले इससे पिछले साल तक दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख भी सिलेबस में हुआ करता था और मैं होप करता हूं कि बहुत सारे बच्चों के सिलेबस में अभी भी ये होगा, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट वो अगली क्लास में होगी। तो आज की क्लास की कहानी केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण और उसके हल के बारे में रखेंगे, ठीक है। यहां से 110% तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं तुम्हारे एग्जाम में, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे वो तुम्हारे क्या कहते हैं यूटीज हो, यानी कि आपके मासिक परीक्षाएं जिन्हें हम बोलते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, मासिक परीक्षाएं, और तुम्हारे चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, तुम्हें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना मिले देखने को, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहानी शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर की, और कहानी शुरू करेंगे हम एक क्वेश्चन के साथ। चलो तो पता करते हैं कितने बालकों को पता है कि समीकरण क्या होता है। तो मुझे यह बताओ निम्न में से कौन समीकरण है। हम दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं उसके बारे में तो आगे बात करेंगे, पहले इस बारे में बात करते हैं कि समीकरण किस चिड़िया का नाम है। तो बताओ भाई क्या है समीकरण, उसके बाद मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। नहीं वो वाली कहानी नहीं जो गाने में है कि कहानी सुनो हाँ मुझे, नहीं वो नहीं सुनाऊंगा मैं तुम्हें यहाँ की कहानी सुनाऊंगा कि समीकरण क्या होती है। तो चलो पहले मुझे आंसर दो कमेंट में कि समीकरण क्या है, निम्न में से कौन समीकरण है। तुम्हें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, चौथा है इनमें से कोई नहीं, निम्न में से कौन समीकरण है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान दूं तो मैं बोलूंगा कि सर मेरे पास जो ऑप्शन नंबर ए है, आई होप बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एक समीकरण होगा और बाकी के जो लिखे हुए हैं वो एक समीकरण नहीं है। अब तुम देखो और खुद जज करने की कोशिश करो कि क्या डिफरेंस है ऑप्शन ए, बी और सी में। क्यों ऑप्शन ए एक समीकरण बना रहा है बल्कि आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी समीकरण नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों बिल्कुल बेसिक से तुम्हें एक एक चीज समझा देता हूं मैं, ठीक है। ऑलरेडी जिन बच्चों ने बहुपद वाला लेक्चर देखा है उन्हें पता होगा
कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, उन्हें पता होगा कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। मैं एक बार यहां पर भी रिकैप कर देता हूं इन सारी चीजों के बारे में, क्योंकि इनके बिना समीकरण और बहुपद बनना इंपॉसिबल हो जाता है। ठीक है, बहुपद हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, समीकरणों के बारे में हमें आज की क्लास में बात करनी है। ठीक, तो मैं सबसे पहले तुम्हें समझाता हूं कि देखो भैया, एक कहानी है किसकी, चर और अचर की। ठीक है, अब चर तुम्हारे ऐसे पद होते हैं जिनका मान फिक्स नहीं होता। ठीक है, जिन्हें चलाया जाता है, जिनके मान आपका जब तक आप समीकरण को या किसी भी बीजीय व्यंजक को हल ना कर लो, उनका मान निश्चित नहीं होता। ठीक है, और इन्हें हम प्रदर्शित करते हैं किससे बच्चों, इन्हें हम प्रदर्शित करते हैं हमारे जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स फॉर ए बी सी डी। तुमने देखा होगा एक्स वाई जेड, जब से ये तुम्हारी जिंदगी में आए हैं, तुम्हारी मैथ्स जो कितनी प्यारी हुआ करती कि भैया दो में दो को जोड़ दो तो चार हो जाता है। ठीक है, उसने तुम्हारी जिंदगी की बैंड बजा दी जब से ये इंग्लिश मैथ्स के अंदर आई है। ठीक है, और इन्हीं इंग्लिश के अल्फाबेट्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं चर, यानी कि वेरिएबल। ठीक है, क्या सर हम वेरिएबल को खाली एक्स वाई जेड से दिखा सकते हैं, क्या हम इसे एबीसी से नहीं दिखा सकते? भाई बिल्कुल दिखा सकते हो। अंग्रेजी वर्णमाला में तुम्हारे 26 लेटर आते हैं, 26 अक्षर आते हैं, 26 के 26 तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे यहां तक सबको समझ में? अब अचर पद क्या होते हैं? अचर पद होते हैं तुम्हारे कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, वो पद जिनका मान फिक्स होता है। तुमने बचपन से पढ़ा है कि भैया 2 रुपए की टॉफी ले आओ जाके, पहले मिल जाती थी, अब तो पहले तो 1 रुपए की भी मिल जाती थी भैया, 1 की 4 टॉफी आती थी संतरे वाली, आजकल वो भी नहीं मिलती है। ठीक है, 10 रुपए में वो 8 टॉफी देता है एक पैकेट में, है ना। चलो छोड़ो उस बात को। ठीक, दुखती रग पे हाथ नहीं रखते हैं मेरी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं किस चीज के बारे में, अचर के बारे में, तो अचर पद वो होते हैं जिनका मान फिक्स होता है। बचपन में तुमने 2 का मान 2 सुना था कि भैया 2 का मतलब होता है 1 और 2। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ कि जब तुम बड़े हुए और तुम्हें बोल दिया गया क्लास में लाके कि भैया तुम आए 9th क्लास में और तुम्हें बोल दिया गया, एक सर ने आए और बोल दिया, हाँ भैया सुनो, ये जो तुम्हारा 2 होता है ना, इसका मान 2 नहीं होता, तुमने बचपन से गलत पढ़ा, 3 होता है। ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है, बचपन में जो मान पढ़े थे वही मान तुम्हारे अभी तक चलते आ रहे हैं। तो ऐसे पदों को जिनका मान फिक्स होता है उन्हें हम बोलते हैं हमारे अचर, यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भैया ये कौन से सर हैं जो पढ़ाने आ गए, जिन्होंने पहला लेक्चर देखा है वो अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जिन्होंने इससे पहले लेक्चर्स देख रखे वो अच्छे से जानते हैं, और जिन्होंने पहली बार आज लेक्चर देख रहे हो, भैया मेरा नाम है कमल कौशिक, मैथ्स पढ़ाना मेरा काम है। ठीक है, और बालक प्यार से के स्क्वायर भी बुलाते हैं, तो जो तुम्हारा मन करे तुम वो बुला लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन दोस्त यार है, जो तुम्हारा मन करे तुम कमल बुलाओ, कमल कौशिक बुलाओ, कमल सर बुलाओ, कमल भैया बुलाओ, के स्क्वायर सर बुलाओ, के स्क्वायर भैया बुलाओ, के स्क्वायर बुलाओ, जो तुम्हारा मन है बुलाओ। ठीक है, तो शुरुआत अब यहां की बात करें तो देखो भैया चर और अचर की बात हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर तुम्हारा आ जाता है 1 2 3 -4√2, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे अचर और चर है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपका इसमें आता है क्या, एक नई चीज निकलकर, बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब मैं पहले ही ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जो बच्चे बहुपद वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं वो बीजीय व्यंजक की कहानी को ऑलरेडी समझते होंगे और ऑलरेडी जानते होंगे। लेकिन जो पहली बार आए हैं क्लास में, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, जिन्हें मैथ्स का एपे अनार भी नहीं पता, तो उन्हें तो समझाना पड़ेगा। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक की कहानी क्या है, देखो ये जो चर और अचर मैंने यहां लिखे हैं, इन चर और अचर को अगर तुम आपस में जोड़ दो, जोड़ दो बोले तो सर ऐसे कर दो, 3y⁻1/2। ओ क्या बात है। ठीक है, प्लस प्लस 4, ओ भाई साहब। ठीक है, बीजीय व्यंजक में चर और अचर को आपस में जोड़ दिया, इन्हें आपस में घटा दो। ठीक है, घटा भी देते हैं। ठीक है, इनकी आपस में गुणा कर लो, और या फिर इन्हें आपस में भाग कर दो।
ठीक। जो ये नए पद बनकर आते हैं, जो ये नए पद बनकर आते हैं, यही तुम्हारे क्या होते हैं बच्चों? सॉरी, यही तुम्हारे क्या होते हैं? यही होते हैं तुम्हारे बीजीय व्यंजक। हम सीरियसली सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है तो तुम लोग एडजस्ट कर लेना खांसी वासी के साथ, ठीक है ना। हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहां पर। तो ये देखो, बीजीय व्यंजक की कहानी क्या है कि जब आप अचर और चर, मतलब चर और अचर यानी कि इंग्लिश वर्णमाला के जो हमारे अक्षर हैं और जो हमारी गिनतियां हैं, उन्हें साथ में लेकर कहीं जोड़ते हो, कहीं गुणा करते हो, कहीं गुणा करके जोड़ देते हो, कहीं गुणा करके भाग कर देते हो, कहीं घटा देते हो, ठीक है। मतलब जब तुम अपना यहां पर अपने सारे ऑपरेशन लगाते हो, यानी कि संक्रियाएं लगाते हो, जो कि है प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना और घटाना, मतलब भाग करना, ठीक है, माइनस को घटाने तो बोलेंगे, ठीक है। तो जब ये चार संक्रियाएं तुम लगाते हो तो जो नए पद बनकर आते हैं ये अजीब से दिखने वाले, जहां पर गिनतियां भी होती हैं और तुम्हारे क्या होते हैं, तुम्हारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी होते हैं, इन्हें ही हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं भाई? बीजीय व्यंजक। अब आ जाओ आगे। तो भैया सर बीजीय व्यंजक समझ में आ गया, जहां पर चर आपके होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक से समीकरण का क्या मकसद है? बीजीय व्यंजक से समीकरण का क्या रिलेशन है? तो देखो भाई, ये जो बीजीय व्यंजक होते हैं, ये जो बीजीय व्यंजक होते हैं ना तुम्हारे, इन्हीं बीजीय व्यंजक को अगर तुम इस रूप में लिख दो कि भैया इनके पास एक वाम पक्ष हो, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS, ठीक है, एक दक्षिण पक्ष हो, ठीक, जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और इन दोनों साइड के बीच में, इन दोनों पक्षों के बीच में एक तुल्यता का चिन्ह हो। क्या हो भैया? एक तुल्यता का या तुलनात्मक चिन्ह हो, ठीक है। क्या हो? एक तुलनात्मक चिन्ह हो। जैसे कि यहां पर क्या है, हमारे पास एक वाम पक्ष है, एक दक्षिण पक्ष है और बीच में बराबर का चिन्ह है। तो ये बराबर क्या कर रहा है? ये बराबर हमारी तुलना कर रहा है किसकी? आपका वाम पक्ष की दक्षिण पक्ष से। कमल सर की हाइट जो है वो ऋतिक सर से कम है, ठीक है। अब यहां पर क्या बात हुई भैया? बात हो रही है मेरी और सर की हाइट के बारे में, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम तुलना कर रहे हैं। तो तुलना किस चीज की हो रही है? हाइट की हो रही है। तो एक तरफ है कमल सर वाम पक्ष, एक तरफ है कौन से? ऋतिक सर अपना दक्षिण पक्ष, ठीक है। हाइट की बात हो रही है तो यहां पर क्या हो रही है? तुलना हो रही है, ठीक। सेम इसी तरीके से इक्वेशन में भी होती है तुलना, ठीक है। जब आप अपने बीजीय व्यंजक को कुछ इस तरीके से लिखते हो, जैसे कि 4, आपका सबसे पहला वाला बीजीय व्यंजक उठा लेते हैं हम, जो एग्जांपल में लिया था, 3y की घात 1/2 प्लस 4 बराबर, मैं इसे रख देता हूं 0 के। तो अब यहां पर क्या है? यहां पर आपका तुलना हो गई। अगर तुम ध्यान दोगे तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर सीधी सीधी हमारी तुलना हो गई किस चीज की? आपका ये हो गया वाम पक्ष यानी कि LHS, ये हो गया हमारा दक्षिण पक्ष यानी कि RHS, और ये इन दोनों के बीच में तुलनात्मक चिन्ह, ठीक है। कि भैया ये बोलना चाह रहा है, अब ये जो स्टेटमेंट है अगर तुम इसे करेक्टली पढ़ोगे तो ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि भैया 3y की घात 1/2 प्लस 4 जो है ना, ये किसके बराबर है? ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपका इन दोनों पक्षों की क्या हो गई? तुलना हो गई। और इसी कंडीशन को बीजीय सर्वसमीकरणों के, मतलब आपका बीजीय व्यंजक के इस रूप को ही हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हमारा समीकरण। तो भैया जहां पर LHS RHS और तुल्यता का चिन्ह आ जाएगा उसे ही हम बोलते हैं हमारी समीकरण। अब बालक कहेंगे स्टार्ट, समीकरण की परिभाषा बता दो। एग्जाम में नहीं आती है, मेन मुद्दा यही है कि तुम खाली समीकरण को समझ जाओ, ठीक है।
क्या कि भैया समीकरण क्या है? समीकरण है जब आपका आरएचएस एलएचएस और उनके बीच में एक तुल्यता का चिन्ह आता है तो वहां पर हमारे जो बीजीय व्यंजक का ये रूप है, यही हमारा समीकरण कहलाता है। ठीक है, यही हमारा समीकरण कहलाता है। अब बच्चों यहां पर फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 3a² 4a + 5 बराबर √2 के। तो क्या ये एक समीकरण है? क्या ये एक समीकरण है? ऑब्वियसली है। क्यों? क्योंकि यहां पर एलएचएस भी है हमारे पास, यहां पर आरएचएस भी है हमारे पास, और भाई साहब यहां पर तुल्यता का चिन्ह भी है, तो ये भी हमारी एक समीकरण होगी। ठीक है, तो भैया समीकरण होने का सिचुएशन सबको समझ में आ गया। ऐसे बीजीय व्यंजक जहां पर आपका जो चर है, जहां पर आपका जो चर है वो क्या हो, मतलब आपका बीजीय व्यंजक कुछ इस तरीके से हो जहां पर वाम पक्ष हो यानी कि एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड हो, दक्षिण पक्ष हो यानी कि आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड हो, और उन दोनों को कंपेयर करने के लिए बीच में एक चिन्ह लगा हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात समीकरण की। अब समीकरण के बाद तुमने पढ़ा होगा तुम्हारे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूं रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनना, रैखिक समीकरण पहले ये समझ लो, फिर एक चर वाले समीकरण समझ लेना, फिर कंप्लीटली उन दोनों को जोड़कर तुम्हें क्या बना सकते हो तुम खुद से खुद। अगर तुम्हें रैखिक समीकरण समझ में आ गए और तुम्हें एक चर वाले समीकरण समझ में आ गए, दो चीजें अलग अलग समझ में आ गई, तो तुम खुद से खुद अपने आप बिना किसी सिरदर्दी के एक चर वाले रैखिक समीकरण की डेफिनेशन निकाल दोगे। रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? आपके वो समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, जिनमें चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है, उसे हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, बहुपद में तुमने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी, बहुपद में सेम ही चीज थी। ठीक है, तो वही चीज के बारे में यहां पर बात होती है कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, ये आपके समीकरण कौन से होते हैं? रैखिक समीकरण। देखो फॉर एग्जाम्पल 3y² 5 बराबर 0, 7x + 2y + 4z बराबर 5। ठीक है, और 2 गुणा x की घात 1/2 -5 y बराबर 0, और √2 गुणा x + 5 y बराबर 3। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4x + 7 बराबर 0। तो यहां पर तुम्हारे पास 5 अलग अलग एग्जांपल लिखे हुए हैं। ठीक है, इनमें से 5 में से कौन इस डेफिनेशन को संतुष्ट करता है? ठीक, सीधी सी बात, जो इस डेफिनेशन को संतुष्ट करेगा वो एक क्या हो जाएगा, तुम्हारा रैखिक समीकरण हो जाएगी। तो मैंने बोला यहां पर क्या होना चाहिए, चर की सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो सीधा सा ये क्या है बच्चों, सीधा सा ये हमारा रैखिक समीकरण होगा। तो यहां पर है चर y, सॉरी चर की सबसे बड़ी घात 1, अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। तो यहां पर है हमारा y की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो क्या ये एक रैखिक समीकरण है? नहीं, चर की सबसे बड़ी घात हमारी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। चलो आगे देखो, यहां पर हमारे पास क्या चर है भैया, यहां पर हमारे पास अलग अलग 3 चर है, x, y और z, और तीनों के ही केसेस में तुम देखोगे जो इनकी घात है वो कितनी है, 1 है। तीनों के ही केसेस में घात जो है 1 है। तो इस समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये एक रैखिक समीकरण होगी, ये एक रैखिक समीकरण होगी। आगे देखो भैया, 2 गुणा x की घात 1/2 -y। तो यहां पर देखोगे तुम्हारे पास दो चर है, एक x और एक y। एक चर की घात है 1/2 और एक चर की घात है 1। क्या ये रैखिक समीकरण है? क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं जी, यहां पर क्या होना चाहिए, आपका हर एक चर की घात 1 होनी चाहिए, या फिर मैं यहां से अधिकतम भी हटा देता हूं, चर की घात पूरा अगर मैं ढंग से लिखूं तो सभी
चर की घात एक हो, सभी चर की घात एक हो और छोड़ो, ठीक है। तो भैया यहां पर x की घात 1/2, y की घात है 1, तो क्या ये एक रैखिक है? नहीं जी नहीं, यहां पर आपका चर की घात 1/2 है, इसका मतलब ये रैखिक नहीं है। अगला देखो, √2 गुणा x प्लस 5y बराबर 3। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये भी एक रैखिक समीकरण नहीं है सर, क्योंकि यहां पर √2 आ रहा है, √2 का मतलब है 2 के ऊपर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, रूट का मतलब यही तो होता है, अगर कहीं रूट लिखा है तो उसका मतलब है 1/2 घात, तो यानी कि √2 का मतलब है 2 की घात 1/2 गुणा x गुणा 5 प्लस 5 गुणा y। लेकिन देखो बच्चों, हमें मतलब है केवल चर की घात से, अचर की घात तुम्हारी कुछ भी हो, अचर की घात 1/2 हो, -1 हो, √2 खुद हो, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा चर की घात बस क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यहां पर तुम देखो, तुम्हारी x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है, ठीक है, तो ये क्या है? यहां पर चर की घात 1 है, तो इसलिए इसका मतलब ये भी एक रैखिक समीकरण होगी, ठीक है। इसके बाद आपका अगला एग्जाम्पल, यहां पर भी देखो, यहां पर क्या चर है x, उसकी घात है 1, इसका मतलब ये भी रैखिक समीकरण होगी। तो बच्चों ये हो गए हमारे रैखिक समीकरण। वो समीकरण जिनमें चर की घात हमेशा 1 होगी उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो भैया देखो, रैखिक समीकरण क्या है ये तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना? रैखिक समीकरण क्या है ये तो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। तो देखो भाई, एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात करने से पहले एक चर वाले समीकरण को समझते हैं। यार नाम से समझ में आ जाना चाहिए, नाम से समझ में आ जाना चाहिए, एक चर वाले समीकरण, नाम से समझ में आ जाना चाहिए भाई इसके। देखो, तो ऐसे समीकरण, एक चर वाले समीकरण में क्या होगा? ऐसे समीकरण जहां पर केवल और केवल एक चर उपस्थित हो वो एक चर वाले समीकरण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो भैया, 3x की घात 2 माइनस y बराबर 0, 4y की घात 2 माइनस 5 बराबर 3, ठीक है, 3y की घात 1/2 माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, और 2x प्लस 5y माइनस जेड बराबर 0। तो यहां पर तुम्हारे सामने अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो भैया देखो, इन सब में से कौन हमारा एक चर वाली समीकरण है और कौन नहीं है? अभी मैं एक चर वाली रैखिक समीकरण की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं एक चर वाली रैखिक समीकरण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बात कर रहा हूं एक चर वाली समीकरण की। तो देखो, जहां जहां पर हमारे खाली एक चर है वो हमारी एक चर वाली समीकरण है, ठीक है। यहां पर है x की घात 2 y, तो इसका मतलब ये तो एक चर वाली समीकरण नहीं है, दो चर आ गए यहां पर, x और y दो चर है, इसका मतलब ये दो चर वाली समीकरण है। 4y की घात 2 माइनस 5, यहां पर खाली हमारे पास एक चर है, इसका मतलब क्या है? ये हमारी एक चर वाली समीकरण है, ठीक है। इसमें चर की घात कुछ भी हो अभी हमें फर्क नहीं पड़ता, अभी हम खाली बात कर रहे हैं एक चर वाले समीकरणों के बारे में। चर की घात कुछ भी हो अभी हमें फर्क नहीं पड़ेगा, जब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे तब फर्क पड़ना शुरू होगा। लेकिन अभी रुक जाओ, यहां पर भी चर की घात कितनी है? 3y की घात 1/2 माइनस 4 बराबर 0। यहां पर भी हमारे पास एक ही चर है, इसका मतलब ये भी एक चर वाली रैखिक, एक चर वाली समीकरण है। यहां पर हमारे पास 1 2 3 x y z तीन चर है, इसका मतलब ये एक चर वाली समीकरण नहीं है, ठीक है। और लास्ट में देखोगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो ये है हमारी क्या, यहां पर भी हमारे पास केवल एक ही चर आ रहा है, इसका मतलब ये भी एक चर वाली समीकरण है। तो बच्चों, एक चर वाली समीकरण सबको समझ में आ गई, जहां पर खाली केवल एक प्रकार का चर हो उसे हम एक चर वाली समीकरण बोलते हैं। अब लास्ट में तुम्हें यहां से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। रैखिक समीकरण तुम जानते हो जहां पर चर की घात एक हो, ठीक है। एक चर वाले समीकरण जहां पर केवल एक चर हो, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। भाई साहब, इन दोनों डेफिनेशंस को उठाकर जोड़ दो
तो तुम्हारे पास एक चर वाले रैखिक समीकरण का लॉजिक निकल कर आ जाएगा। क्या होगा भाई? सबसे पहले एक चर वाले समीकरण कौन से होते हैं? जिनमें खाली एक चर हो। उसके बाद रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? जिनमें चर की घात एक हो। तो ऐसे समीकरण जिनमें खाली एक चर हो और उस चर की घात क्या हो? एक हो, वही हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पर लिखा था हमारा 2x - 3, तो ये क्या है? यहां पर चर भी हमारे पास एक है और उस चर की घात भी एक है, तो इसका मतलब ये हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण है। क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण होगी? यहां पर तुम्हारे पास चर तो एक है, ये एक चर वाली समीकरण तो जरूर है, लेकिन इस चर की घात है 2, तो इसका मतलब ये हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण तो नहीं है। ये एक चर वाली समीकरण जरूर है, बट एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। एक चर वाली रैखिक समीकरण में तुम्हारा 2x - 3 बराबर 0, ठीक है, 4x 4y - 5 बराबर 7, ठीक है, √2x + 2y बराबर 0। तो अब देखो, यहां पर हमारे पास पहली समीकरण एक चर है, उसकी घात एक है, तो यानी कि ये एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है, ठीक है। दूसरी समीकरण 4y - 5 बराबर 7, ठीक है, यहां पर हमारे पास एक चर है y, उसकी घात एक है, इसका मतलब ये हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण है। तीसरी समीकरण अगर तुम देखोगे तो ये है तुम्हारा √2x + 2y बराबर 0। अब ये हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। अब तुम कहोगे सर अच्छा इसमें रूट द्वारा इसलिए नहीं है। अरे नहीं लल्लू लाल, यहां पर हमारे पास मैंने क्या बोला था, हमें फर्क ही नहीं पड़ता अचर से। अचर कुछ भी हो हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे? केवल चर से। और यहां पर तुम देखोगे यहां पर दो चर आ रहे हैं एक्स और वाई, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी रैखिक समीकरण जरूर है क्योंकि इन दोनों चरों की घात एक है, बट ये एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि यहां पर हमारे पास दो अलग अलग चर आ रहे हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो एक चर वाली रैखिक समीकरण कौन सी होती है, इसकी एक डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो वह समीकरण जो ax + b बराबर 0, जहां a व b वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है बच्चों? वास्तविक संख्याएं हैं। तथा हमारा जो x है वो चर है, ठीक है, और यहां पर आपका a का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्यों भैया? क्योंकि देखो तुमने a का मान 0 कर दिया, तुमने a का मान 0 कर दिया तो क्या होगा? a का मान 0 करते ही तुम्हारा जो x वाला पद है वो 0 हो जाएगा। a का मान 0 करते ही क्या होगा? तुम्हारा x वाला पद 0 हो जाएगा और तुम्हारे पास बचेगा केवल b बराबर 0, जो कि एक समीकरण तो है, लेकिन भैया यहां पर केवल आपके पास अचर पद होंगे, चर होंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा काम जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए एक तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए और जो भी समीकरण ax + b बराबर 0 के रूप की होगी वही समीकरण हमारी क्या है? वही समीकरण हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण होगी, क्योंकि इस केस में हमारे पास केवल एक चर x है और यहां पर इसकी घात 1 है, ठीक है। तो भैया ऐसी ही समीकरण जो ax + b बराबर 0 के रूप में हो, जहां पर a और b वास्तविक संख्याएं हो और आपका a बराबर ना हो 0 के, वो सारी समीकरणें एक चर वाली रैखिक समीकरण होती हैं। ये आप क्लास 9th में, क्लास 8th में और 7th में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब इन्हें हल करने का तरीका क्या था भैया? हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखा है। -5 बराबर 0। अब इन्हें हल करने के हमने दो तरीके सीखे थे, एक तो पक्षांतरण से, ठीक है, और दूसरा हमारा नॉर्मल तरीके से। सबसे पहले तो हल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समीकरण के हल का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो समीकरण का हल क्या होता है? आपके चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, यानी कि एलएचएस और आरएचएस को बराबर लिया है, वो आपका समीकरण का हल होता है ना। चर का वह मान जो
समीकरण को संतुष्ट कर दे, समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, हमारा, यानी कि संतुष्ट बोले तो कैसे, संतुष्ट बोले तो आपका जो LHS है और जो RHS है उन दोनों को बराबर ले आए, उन दोनों को बराबर ले आए, ठीक है, वो आपका समीकरण का हल होता है, समीकरण का हल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, 4x - 8 = 0, ठीक। अब आप इस समीकरण में चर की जगह पर 1 रखो, या सबसे पहले 0 रखो। तुम चर की जगह पर 0 रखोगे तो हो जाएगा 4 × 0 - 8 = 0। तो 4 × 0 0 0 -8 कितना आ गया, -8 बराबर आ गया 0 के। क्या यहां पर LHS और RHS बराबर आ रहे हैं? क्या यहां पर LHS और RHS बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो इसका मतलब x = 0 समीकरण का हल नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर मैं वहीं पर यहां पर x की जगह पर क्या रख दूं, x = 2 रख दूं, x = 2 रख दूं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 × x की जगह पर रख दो 2 - 8 = 0। तो 4 दूनी 8 -8 = 0। 8 में से 8 गया, कितना आ गया, 0 = 0। तो यहां पर तुम देख सकते हो तुम्हारा LHS = RHS आ रहा है। अब तुम कहोगे कि क्या सर हर बार 0 = 0 आना जरूरी है? नहीं, आपका 5 = 5 भी आ सकता है, 7 = 7 भी आ सकता है। मतलब दोनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। जो LHS में लिखा होगा वही RHS में लिखा होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो तुम बोलोगे कि चर का वही मान क्या है, समीकरण का हल है। सिंपल लॉजिक। अब x = 2 पर हमारी जो ये समीकरण है वो LHS और RHS को बराबर कर रही है। इसका मतलब x = 2 इस समीकरण का हल है, ठीक है। तो ये होते हैं बच्चों एक चर वाले रैखिक समीकरण। इनका हल निकालना कैसे निकाला जाता है, ठीक है। क्लास 7th और क्लास 8th में हमने सीखा था क्या, कि भैया अगर कोई भी समीकरण दी हुई है तो उसके हल निकालने के अपने पास 2 तरीके हैं। एक तो है पक्षांतरण विधि, ठीक है, और दूसरा है कि भैया दोनों तरफ से कुछ चीजें घटा दो, कुछ जोड़ दो, ठीक है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको अपने चर को एक साइड में अकेला रखकर उसका मान निकालना है। क्या करना है भाई, चर का मान निकालना है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि अपने इस चर को अकेला करना है, इस चर को अकेला करना है। कैसे करेंगे भैया, देखो आपका सबसे पहले मैं पक्षांतरण विधि से समझाता हूं। तो पक्षांतरण विधि में क्या होता था, आप एक एक करके सारे पदों को दूसरी तरफ ले जाते थे और अपना x को या फिर जो भी आपका चर है, ठीक है, उसे अकेला करते थे। तो जैसे मैं 5 को उठाकर इधर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर केवल बचेगा 2x। और पक्षांतरण करने पर क्या होता था, चिन्ह बदल जाता था। क्या हो जाता था, चिन्ह बदल जाता था। तो -5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 + 5, क्योंकि इधर माइनस का था, बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ गया तो प्लस हो गया, ठीक है। तो 2x बराबर आ गया 0 + 5 हो गया कितना, 5 के बराबर। अब 2x 2 × x, तो ये जो हमारा यहां पर 2 गुणा में है, जब इसका पक्षांतरण करोगे या फिर इसे भेजोगे दूसरी तरफ, ठीक है, बराबर के चिन्ह के, तो क्या होगा, ये गुणा में है तो ये भाई साहब पहुंच जाएंगे भाग में। तो आपके पास x का मान निकल कर आ गया 5/2। तो ये जो 5/2 x का मान आया है, यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा इस समीकरण का हल होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि भैया जैसे तुमने ले लिया 4y - 6 या 4y - 12 = 0। तो एक तरीका क्या होता है कि भैया दोनों साइड सेम चीजें और सेम चीजें, मतलब गुणा कर दो, भाग कर दो, घटा दो या जोड़ दो, तो तुम्हारे पास तुम्हारा चर अकेला हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस साइड से चर को अकेला करने की कोशिश करूंगा और उसके लिए मैं कुछ चीजें जोड़ूंगा और घटाऊंगा। जैसे कि आपका यहां पर क्या है, यहां पर -12 है, तो -12 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें 12 को जोड़ दूंगा, 12 को जोड़े। तो भैया देखो, जब दोनों तरफ 12 जोड़ा जाएगा और जो काम एक साइड होगा वो दूसरी साइड भी होगा,
ठीक है, 12 इस साइड जुड़ा है तो 12 दूसरी साइड भी जुड़ेगा, सीधी बात। +12 -12 0 हो गया, ठीक है, +12 -12 0 हो गया, 0 + 12 12 आ गया, तो ये हो गया 4y = 12 के। अब इस चर को अकेला कैसे किया जाए, y को अकेला करना है, इसकी गुणा में 4 है, तो क्या करो 4 से भाग कर दो। अब 4 से भाग, 4 से भाग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा तुम्हारा 4y/4, और जो चीज तुमने इस साइड करी है वो तुम्हें दूसरी तरफ भी करनी पड़ेगी, 12/4। तो 4 एकम 4, अपने पास आ गया y, और 4 तिया 12, अपने पास आ गया 3। तो y का मान निकल कर आ गया 3। तो ये इस चर का क्या हो जाएगा बच्चों, ये इस चर का हल हो जाएगा, ये चर का वो मान हो जाएगा जिससे आपकी समीकरण संतुष्ट हो रही है। ठीक है, आप चाहे तो रखकर देख सकते हैं, y की जगह पर 3 रखो, 4 तिया 12, 12 - 12 कितना हो जाएगा 0, LHS = RHS। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक। ठीक, तो ये होता है बच्चों एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो एक चीज तुमने नोटिस करी होगी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण जो है उनका खाली एक हल निकल के आता है। जैसे यहां पर x का केवल एक मान आया, यहां पर y के केवल एक मान आया। तो हमेशा ध्यान रखना, आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं ax + b = 0, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल और केवल एक हल होता है। ठीक है, इसका इससे ज्यादा कोई हल नहीं होता, इनका केवल और केवल एक हल होता है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का केवल और केवल, एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल और केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, इससे ज्यादा हल इसके नहीं होते। तो अब एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इन्हें हल कैसे करते हैं, ये सबको क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक, और अब शुरू होता है आपका चैप्टर का पहला मुद्दा। ठीक है, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या। अब तुम कहोगे सर इतना टाइम तो आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझाने में ले लिया, पूरी क्लास तो उसमें चली गई। तो मैं कहूंगा मेरे लल्लू लाल, अगर तूने वो अच्छे से समझ लिया तो इसे समझना कुछ नहीं है। क्या था एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्या था उसमें, चर एक होगा और उसकी घात एक होगी। ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये क्या होगा भैया, बस दो चर हो जाएंगे और दोनों चरों की घात क्या होनी चाहिए, क्योंकि रैखिक समीकरण है तो दोनों चरों की घात एक होनी चाहिए। बात ही खत्म, लॉजिक ही खत्म। ठीक है, जो चीज तुमने वहां पढ़ी है उसे यहां अप्लाई कर दो, हो गया काम। ठीक, वह समीकरण, और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, वह समीकरण जो ax + by + c = 0 के रूप में पहले ये लिख लेते हैं, जहां a b व c वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि ये आपके अचर पद हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a व b एक साथ शून्य नहीं है। मतलब कि अगर तुम सोचो, तुमने क्या कर दिया, तुमने एक साथ दोनों भाई साहब को उठाकर 0 कर दिया, तुमने a और b को दोनों एक साथ को 0 कर दिया। तुमने कहा कि कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, a और b को तुमने एक साथ 0 कर दिया, तो क्या होगा, ये भी 0, 0 गुणा 1 0 हो जाएगा, ये भी 0, 0 गुणा y 0 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो गया, 0 + c हो गया कितना c, तो बचेगा क्या, खाली बचेगा खाली c = 0। तो ये तो एक ऐसी समीकरण बन जाएगी जहां पर हमारे पास चर होंगे ही नहीं, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। ये तो
पूरी पूरी दिक्कत वाली बात है। तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि भैया ए और बी के मान को एक साथ कभी भी जीरो मत करना। सर क्या अलग अलग जीरो कर सकते हैं? तो बेटा अगर तुम ए के मान को खाली जीरो करोगे तो तुम्हारे पास समीकरण बचेगी बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जो कि हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण बन जाएगी, खाली एक चर वाली रैखिक समीकरण बन जाएगी, क्योंकि केवल एक चर बचेगा वाई। सेम गोज अगर तुम b का मान जीरो कर देते हो तो तुम्हारे साथ पांच समीकरण बनेगी ax प्लस सी बराबर जीरो, ये भी क्या है, केवल एक चर वाली रैखिक समीकरण बन जाएगी। ठीक है, तो आपका एक चर वाली रैखिक समीकरण जो है, क्या उसका हम बोल सकते हैं कि वो दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है? नहीं, एक चर वाली रैखिक समीकरण अलग है, दो चर वाली रैखिक समीकरण अलग है। पर हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो भी समझाऊंगा, पहले जरा दो चर वाले रैखिक समीकरण के दो तीन एग्जाम्पल देख लें। ठीक है, 2x माइनस 5y बराबर 0। ठीक है, या 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। ये लो भाई, एक मैं ले लेता हूं 4u माइनस 5v प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, एक हम ले लेते हैं √2 a √2p प्लस 7r इज इक्वल्स टू 0। तो ये तीन मैंने समीकरणें तुम्हारे सामने लिखी हैं, तीनों हमारी अलग अलग समीकरणें हैं। ठीक है, और तीनों ही समीकरणें जो हैं वो अलग अलग चरों में लिखी हुई हैं। पहली समीकरण में हमारे पास दो चर हैं x और y, और दोनों चरों की जो घात है वो एक है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। दूसरी समीकरण है हमारी u और v। ठीक है, यहां पर भी क्या है, यहां पर भी हमारा क्या है, दो चर हैं u और v, और दोनों की घात कितनी है, आपकी एक है। तो इसका मतलब ये भी आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, और तीसरी समीकरण आपके पास क्या है, आपकी है √2p प्लस 7r इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी आपके पास दो चर हैं और दोनों चरों की अधिकतम घात क्या है, एक है। तो इसका मतलब ये भी आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण होगी। अब बच्चे बोलेंगे सर इस समीकरण में तो हमारे पास देखो, जैसे कि यहां पर ax प्लस बी वाई प्लस सी था। ठीक है, तो ये क्या था, यहां पर 4 आ रहा था सी की जगह पर, यहां पर 7 आ रहा था सी की जगह पर। सर यहां तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो जब कुछ नहीं आ रहा है तो एक काम करो, उसे क्या मान लो, उसे 0 मान लो। तो ये समीकरण बन जाएगी कुछ ऐसी, √p प्लस 7r प्लस 0 बराबर 0। अब बन गई ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, आप इन सभी रैखिक समीकरणों की तुलना आपके व्यापक रूप से करके, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, इससे करके आप a b और c का मान निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो पहली समीकरण की हम तुलना करें तो हमारे पास पहली समीकरण आती है, मैं लास्ट वाली समीकरण की तुलना करूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो सबसे पहले x का गुणांक की जगह पर यहां पर क्या है, p का गुणांक। तो a का मान हो गया कितना, a का मान हो गया √2, b का मान हो गया तुम्हारा कितना, y का गुणांक है b, यहां पर y की जगह पर है r, r का गुणांक है 7, तो b का मान हो गया 7, और c है हमारा अचर पद जो कि यहां पर कितना है 0, तो c का मान हो गया 0। तो इस इक्वेशन के लिए आपके a b और c के मान ये रहे। अब हमेशा एक चीज याद रखना, क्या, कि जो a b c के मान होते हैं, यानी कि जो गुणांकों के मान होते हैं, वो हमेशा किसके साथ लिए जाते हैं, वो हमेशा उसके चिन्ह के साथ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस समीकरण को देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से जब तुम इसकी तुलना करोगे तो यहां पर x का गुणांक है 2, यानी कि a का मान हो गया 2, यहां पर y का गुणांक है b, तो हमारा b का मान कितना आना चाहिए, जो दूसरी समीकरण में y का गुणांक है। तुम बोलोगे y का गुणांक है सर 5, तो क्या 5 ये सही है? जो बच्चा 5 लिख के आएगा उसे 0 मिलेगा। रीजन बीइंग कि यहां पर y का गुणांक केवल 5 नहीं है मेरे लाल, यहां पर y का गुणांक -5 है। ठीक है, तो चिन्ह का बहुत ध्यान रखना, जब भी तुम गुणांक निकालोगे तो चिन्ह के साथ लेना। ठीक है, c अचर पद कितना है यहां पर 4, तो ये हो गया बच्चों तुम्हारा क्या, ये हो गए इस समीकरण के लिए तुम्हारे क्या, इस समीकरण के लिए
ए बी और सी के मान, ठीक है, ए बी और सी के मान, ठीक है। तो अब बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण सबको समझ में आ गए। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं ये सबको क्लियर हो गया। किसी भी बच्चे को यहां पर कोई डाउट है? यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है अच्छे से। अब इन्हीं दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल कैसे करते हैं, ठीक है, इन्हीं दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लास में मैं टेंशन ना लो, तुम्हें समझा दूंगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर में कैसे बदला जाता है, टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है वो, ठीक है। बट सबसे पहले बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर तुम्हारे पास लेता हूं 2x 4y -6 सॉरी बराबर 0 या 12 कर देता है बराबर 0। तो अब देखो यहां पर तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण में तुम्हारे पास केवल एक चर था, तो तुम्हारे पास खाली x का ही मान आता था, यानी कि तुम्हारे पास उस एक लौते चर का मान आता था। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर हम बात करें तो तुम्हारे पास यहां पर दो चर हैं, एक है x और दूसरा है y। तो यहां पर दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं इनका जो मान आता है वो हमेशा, इनका जो हल आता है वो हमेशा पेयर में आता है, यानी कि युग्म में आता है। किस में आता है? पेयर में आता है, यानी कि युग्म में आता है। तुम्हारे पास सीधी सी बात है, जब समीकरण में दो चर है तो समीकरण में दो मान होंगे चर के अलग अलग, ठीक है। तो आपका जो मान आता है वो हमेशा कैसे आता है? युग्म में आता है, x, y के रूप में। और तुमने इसके बारे में जिसने तीसरा चैप्टर पढ़ा है ये देखते ही तुम्हें एक चीज याद आ गई होगी, अरे भाई साहब ये तो कुछ नहीं है, तो निर्देशांक है, ठीक है। तो देखो वैसे तो हम इसे समीकरण के हल बोलते हैं, बट जब हम समीकरण का आलेख बनाने जाते हैं तो ये जो समीकरण के हल हैं ये उसके निर्देशांक की तरह इस्तेमाल होते हैं। समझाएंगे ये चीज के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज की में तो खाली हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो मैंने बोला कि भैया यहां पर चर दो होते हैं तो समीकरण में चर के मान भी आपके क्या निकल कर आएंगे? एक चर का मान और एक दूसरे चर का मान, यानी कि समीकरण का जो हल होगा वो हमेशा पेयर में होगा, हमेशा जोड़ों में होगा, हमेशा युग्म में होगा, ठीक है। तो अब भैया कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर आप एक चर का मान रखते हो, ठीक है, और उसके बाद दूसरे चर का मान निकालते हो, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, क्या बोल दिया ये कि एक चर का मान रखते हो दूसरे का निकालते हो, क्या करवा रहे हो? समझाता हूं। देखो जैसे कि यहां पर हमारे पास दो चर है x और y, तो मान लो मैंने x का मान 0 रखा, x बराबर 0 पर मैं क्या चेक करूंगा भैया कि 2 गुणा 0 प्लस 4 गुणा y माइनस 12 बराबर 0। तो 2 गुणा 0 कितना हो गया? 0, 0 प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो 0 प्लस 4y कितना हो गया? 4y माइनस 12 बराबर 0। अब क्या हुआ भैया यहां पर क्या हुआ? ये जो तुम्हारी दो चर वाली रैखिक समीकरण थी, जैसे ही मैंने इसमें एक चर का मान रखा मुझे एक चर वाली रैखिक समीकरण मिल गई। अब इसे तुम हल कर सकते हो आराम से, माइनस के 12 को उठाकर इधर ले जाओ तो 4y कितना हो जाएगा? माइनस 12 पक्षांतरण होगा तो प्लस का हो जाएगा, 0 प्लस 12 कितना हो गया? 12। 4 इधर हमारा भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो y का मान हो गया 12/4। 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा निकल कर आपका 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 3/1, यानी कि ये आ गया 3। तो बेटा x बराबर 0 पर आपका y का मान निकल कर आ रहा है 3। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इस समीकरण का जो एक हल होगा वो कितना होगा? वो आपका x का मान 0 और y का मान 3, यानी कि x, y के रूप में अगर आप लिखोगे तो वो 0,3 होगा। इस समीकरण का एक हल 0,3 होगा। अब बहुत सारे बच्चों को फिर से वही कंफ्यूजन होगा कि सर ये हल क्यों है, ठीक है, ये हल क्यों है और हम 1,3 को हल क्यों नहीं ले रहे हैं? तो मेरे लाल, जैसे कि मैंने एक चर वाले रैखिक समीकरण में समझाया था कि हल केवल वही संख्याएं हो सकती हैं जो समीकरण को संतुष्ट करें। तो यहां पर x और y के वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करेंगे वही तुम्हारे समीकरण के हल हो सकते हैं। तुम यहां पर x की जगह पर 0 और y की जगह पर 3 रखो तो 2 गुणा 0 प्लस 4 गुणा 3 12,
तो 0 प्लस 12 कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 12 कितना हो गया 0, 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS आ गया। तो चर के वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं वही समीकरण के हल हो सकते हैं, इसीलिए 0,3 इसका हल है, लेकिन आपका 1,3 नहीं होगा, क्योंकि तुम x की जगह पर 1 रखोगे, y की जगह पर 3 रखोगे, 2 एकम 2, 4 तिया 12, ठीक है। 2 और 12 कितना हो गया, 2 और 12 हो गया आपका 14, 14 माइनस 12 आ गया 2, क्या 2 बराबर होता है 0 के, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS आ गया, यानी कि वो समीकरण का हल नहीं है, उस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर एक चीज मुझे और बताओ, क्या इस समीकरण का केवल और केवल एक हल हो सकता है 0,3? क्या इस समीकरण का केवल एक हल हो सकता है 0,3? तो मैं बोलूंगा ना, ना जी ना। यहां पर मैंने तुम्हें क्या बोला कि चर के अलग अलग मान रख सकते हो तुमने एक बार x का मान 0 रखा, एक काम करो इस बार y का मान 0 रख लो, y बराबर 0 पर y का मान 0 रखोगे तो क्या होगा भैया, y का मान 0 रखोगे तुम्हारे पास आ जाएगा कितना, 2 गुणा x प्लस 4 गुणा y माइनस 12 बराबर 0। सॉरी, y का मान तो हमें 0 रखना है, 4 गुणा 0 माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। माइनस 12 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 2 गुणा x प्लस 0, 4 गुणा 0 0 हो गया, माइनस का 12 इधर जाकर प्लस होगा, 0 प्लस 12 12 आ गया, तो 2x प्लस 0 हो गया 2x बराबर 12 के, 2 इधर भाग में चला जाएगा, x का मान हो गया 12/2, यानी कि 2 छिक्का 12, x का मान निकल कर आ गया 6। तो भैया x y बराबर 0 पर x का मान आ रहा है 6, y बराबर 0 पर x का मान आ रहा है 6, और समीकरण के हल हमेशा x, y के रूप में लिखे जाएंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा 6,0, 6,0। अब भाई साहब तुमने तो ये चीज निकाल दी, ये चीज तो पूरी निकाल दी, समीकरण का दूसरा हल आ गया 6,0, रखकर देखो क्या ये बिल्कुल सही है, 2 गुणा 6 12, 12 प्लस 4 गुणा 0 0 माइनस 12, तो 12 प्लस 0 12 हो गया, 12 माइनस 12 0, LHS बराबर RHS। अरे सॉल्व्ड क्वेश्चन, क्या बात है, चीते निकले तुम तो। क्या इस समीकरण के केवल ये दोनों हल हो सकते हैं? अब तुम कहोगे कि सर आपने 0 क्यों रखा यहां पर, क्या हम कुछ और नहीं रख सकते, क्या हमें यहां पर √2 नहीं रख सकता, क्या मैं माइनस के 1/2 नहीं रख सकता, क्या मैं 4 नहीं रख सकता, क्या मैं 6 नहीं रख सकता, मैं क्यों रखूं 0 ही? अरे मेरे लाल, मैं वही तो बोलना चाह रहा हूं कि तुम जो चाहे चर का मान रखकर दूसरे चर का मान निकाल सकते हो, मतलब कि इस समीकरण के केवल ये दोनों हल नहीं होंगे, तुम इस समीकरण के जितने चाहे उतने हल निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने x का मान 0, y का मान 0 रखा था, मैं y का मान 1 रख देता हूं, y बराबर 1 पर क्या होगा भैया, y बराबर 1 पर तुम्हारी समीकरण बनेगी 2 गुणा x माइनस 4 गुणा y का मान रखना है 1, माइनस नहीं है सॉरी ये प्लस है, प्लस 4 गुणा 1 माइनस 12 बराबर 0, तो 2x प्लस 4 एकम 4 माइनस 12 बराबर 0, 4 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा, माइनस के 8 बराबर 0, माइनस 8 इधर जाकर प्लस हो गया, तो 2x बराबर 0 प्लस 8 कितना आ गया 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, x का मान आ गया 4, ठीक है। तो समीकरण का एक और हल निकल कर आ गया हमारा कितना, हमारा x का मान 4, y का मान 1। क्या इस समीकरण के केवल ये 3 हल हो सकते हैं और हल नहीं हो सकते? मैं y का मान -1 रख देता हूं, y बराबर -1 पर कितना आएगा भैया, 2x प्लस 4 गुणा -1 माइनस 12 बराबर 0, 2x माइनस 4 माइनस 12 बराबर 0, माइनस 4 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस के 16 बराबर 0, माइनस 16 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 2x बराबर -16 इधर जाकर प्लस हो गया, तो 0 प्लस 16 16, 2 हमारा इधर भाग में आ जाएगा, तो 16/2 यानी कि 2 अट्ठे 16, x का मान निकल कर आ गया 8, यानी कि समीकरण का एक और हल निकल कर आ गया x, 0 यानी कि 8, सॉरी x, -1, y का मान है -1, तो 8, -1। तो अब तुम कह रहे होगे सर ये क्या कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूं, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं
कि यहां पर आप हर एक चर के लिए, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप क्या कर सकते हो, एक चर के लिए क्या करोगे, एक चर का मान रखोगे और उसकी जगह पर क्या कर दोगे बच्चों, उसकी जगह पर क्या कर दोगे, दूसरे चर का मान निकाल लोगे। एक चर का मान रखकर दूसरे चर का मान निकालोगे, एक चर का मान रखकर दूसरे चर का मान निकालोगे। और यह मान क्या है, क्या जरूरी है कि सर 0 रखना है, क्या जरूरी है कि सर 1 रखना है, नहीं, जो तुम्हारा मन है तुम वो रख सकते हो। x का मान कुछ भी रखो, y का मान निकाल लो, y का मान कुछ भी रखो, x का मान निकाल लो। तो यहां पर तुमने इस समीकरण के, एक लौती समीकरण के 4 हल निकाल दिए, 1 2 4,1 8,-1, ठीक है, 0,3 6,0। क्या इस समीकरण के और हल निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं। अभी तुमने x का मान 1 रख के देखा ही नहीं है, x का मान 1 रख लो, क्या आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x + 4y - 12 = 0। 2x - 12 हो जाएगा 10, माइनस का 10 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 4y बराबर हो गया 10 के, 4 भाग में चला जाएगा तो y का मान हो गया 10/4 यानी कि 5/2। तो समीकरण का एक और हल हो सकता है x, y 1,5/2, ठीक है। क्या और हो सकते हैं समीकरण के हल, y का मान क्या रख दो भैया, x का मान -1 रख दो, x का मान 2 रख दो, y का मान 4 रख दो। तुम चर के अलग अलग मान रखोगे, तुम्हें समेत दूसरे चर के अलग अलग मान मिलते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भैया हमारे पास कितने हम कितनी समीकरण बना सकते हैं, समीकरण के कितने हल बना सकते हैं हम, समीकरण के कितने हल बना सकते हैं हम, अरे यार सिंपल सा लॉजिक है, समीकरण के कितने हल बना सकते हो, जितने चाहें उतने, जितनी वास्तविक संख्याएं हैं उतनी। तो हमेशा ध्यान रखना, आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का, आपके एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता था, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। मतलब भाई साहब आपके अपरिमित रूप से अनेक हल बोले तो ये भी चीज को मैं स्पेसिफाई कर देता हूं, बहुत सारे बालकों को वरना पता नहीं कहेंगे क्या लिख दिया सर ये। अपरिमित रूप से अनेक का मतलब होता है अनंत, यानी कि इसके हल बहुत सारे हो सकते हैं, हमें नहीं पता कितने। सीधी सी बात है, तुम चर का मान एक वास्तविक संख्या रखोगे, तुम्हें चर का मान दूसरी वास्तविक संख्या मिल जाएगा। और तुम एक चर के वास्तविक मान में कितनी संख्या रख सकते हो, तुम्हारे पास वास्तविक संख्या तो अनगिनत है, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक है। चर में एक रखो दूसरे चर का मान मिलेगा, फिर दूसरी रखो दूसरे चर का मान दोबारा मिल जाएगा, तीसरी रखो फिर दोबारा दूसरे चर का मान मिल जाएगा, चौथी रखो फिर दूसरे आपके चर का मान मिल जाएगा। इस तरीके से आप अलग अलग मान रखकर चर के अलग अलग मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल। अब एक बात बताओ, अगर मुझे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल दिया हुआ है ये 2,3 और मुझसे बोलता है कि इस हल से संतुष्ट होने वाली समीकरणें बनाओ, तुम्हें यह तो पता चल गया समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक समीकरण का हल दे दिया और तुमसे बोलता है कि इससे संतुष्ट होने वाली समीकरण बनाओ, तो कितनी समीकरणें तुम बना सकते हो, सबसे सोच के देखो, बस तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पे अब कुछ नया लॉजिक नहीं है, केवल तुम्हें हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार मैं ऐसी कौन सी समीकरण लिख सकता हूं जो कि इससे संतुष्ट हो जाए। मैं तुम्हें बोलता हूं सबसे पहले तुम क्या लिखो, दोनों को जोड़ दो, तो 2 + 3 5 होता है ना, तो x + y = 5। ये लो भैया पहली समीकरण जो इससे संतुष्ट होगी, जहां पर चर का मान x, y, चर का मान x का मान है 2, y का मान है 3, रख के देखो 2 + 3 कितना हो गया, 5। दूसरी समीकरण सोच के देखो, x - y, क्योंकि तुम्हारा x - y कितना हो जाएगा, x - y हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 - 3 कितना हो गया, -1, तो x - y = -1। दूसरी समीकरण जो कि इससे संतुष्ट हो सकती है, ठीक। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या ये वाली समीकरण जो हमने यहां पर लिखी है x + y -5 = 0, तो जो ये समीकरण लिखी है और जो ये समीकरण लिखी है, क्या ये दोनों अलग अलग है?
अरे मेरे लल्लू लाल नहीं, ये इस समीकरण को लिखने का बस एक तरीका है, लेकिन ये दोनों समीकरण बिल्कुल एक ही हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, तो आई होप तुम लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होगी। ये समीकरण और ये समीकरण दोनों बिल्कुल एक ही है। ठीक है, चलो और कितनी समीकरण बन सकते हैं? क्या हम और बना सकते हैं? पहली वाली समीकरण में 2 से गुणा कर दो, 2x प्लस 2y बराबर 10। ये समीकरण भी इससे संतुष्ट होगी। रखो 2 दूनी 4 प्लस 2 तिया 6, 4 और 6 10, LHS बराबर RHS। ठीक है, दूसरी वाली समीकरण में 2 से गुणा कर दो। मतलब आप एक समीकरण बनाने के बाद उसमें अपना जो तुम्हारी कोई भी वास्तविक संख्या उससे गुणा करते रहो या उससे भाग करते रहो, तो तुम्हारे पास नई समीकरणें बनती रहेंगी जो कि सेम आपके हल से क्या होंगी, सेम चरों के मान से संतुष्ट होंगी। जैसे कि x प्लस वाई बराबर 5 जो है ये आपका 2 और 3 से संतुष्ट हो रही है, तो मैं x प्लस वाई बराबर 5 में किसी भी आपका अशून्य वाली संख्या, ऐसी संख्या जो शून्य ना हो, ठीक है, उससे गुणा या भाग करता रहूंगा। जैसे कि मैंने यहां से 2 से गुणा करी, या फिर मैं इसे किससे, मैं इसे भाग कर देता हूं -1 से, तो x बटे -1 प्लस y बटे -1 बराबर 5 बटे -1। तो जो समीकरण बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, -x माइनस y बराबर -5। तो बेटा ये समीकरण जो बनी है ये भी तुम्हारा इससे संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसी समीकरण में तुमने एक संख्या से भाग देकर क्या करा है, नई समीकरण प्राप्त करी है। तो भैया देखो, अगर तुमने कैसे भी करके किसी भी समीकरण को हल करने, मान लो तुम्हें समीकरण का हल दिया हुआ है और उससे तुमसे पूछता है कि तुम कितनी समीकरण बना सकते हो, तो ध्यान रखना अगर तुम्हें हल मिल गया है, ठीक है, हल से तुमने अगर एक समीकरण भी बना ली, तो उस समीकरण में आप किसी दूसरी संख्या से गुणा या भाग करके, ऐसी संख्या जो 0 ना हो, ठीक है, गुणा या भाग करके तुम क्या कर सकते हो, आराम से अपना जितनी चाहे उतनी समीकरणें बना सकते हो। मैंने तुम्हें यहां पर केवल 4 समीकरणें बना के दिखाई हैं, बट तुम अपरिमित रूप से अनेक समीकरणें यहां पर बना सकते हो। तो ध्यान रखना, एक हल से भी आपका 2 चर वाली कितनी रैखिक समीकरणें बन सकती हैं, 2 चर वाली अनंत रैखिक समीकरणें बन सकती हैं। क्लियर हो गई बात? तो बच्चों देखो, यहां तक आपका जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये यहां के साथ आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब तुम कहोगे सर इसके क्वेश्चन, तो देखो इसके क्वेश्चन वैसे तो मैं लाया था बट ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है तो क्वेश्चन पे अगर हमने डिस्कशन खत्म शुरू किया तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बेसिक से सारी चीजें तुम्हें समझाई हैं। एक बार एनसीईआरटी की किताब खोलना, उसे सॉल्व करके देखना, और क्वेश्चंस के लिए अगली क्लास का वेट करना। ठीक है, अगली क्लास में केवल और केवल 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित क्वेश्चन होंगे, जहां पर मैं एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पिछले साल 9th के एग्जाम में आए थे, मैं कहीं ना कहीं से पेपर का जुगाड़ करके उन क्वेश्चंस को भी लेकर आऊंगा। ठीक है, तो उन्हें भी सॉल्व करेंगे, मजा आएगा अगली क्लास, मतलब भरपूर मजे होने वाली है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा। मैं तुमसे मिलता हूं सीधे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सारे बच्चे अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और थोड़ा मौसम बदल रहा है तो बीमारी से बचे रहना। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।